आज के टॉपिक को शुरू करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम टर्म से। लेट्स कंसिडर टू मैक्रो सिस्टम्स ए एंड बी। मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है ए और एक सिस्टम बी है, और ये जो दोनों सिस्टम्स हैं ये आपस में इंसुलेटेड हैं, और इसी तरह से सराउंडिंग से भी ये सिस्टम्स इंसुलेटेड हैं, यानी कि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सपोज ए जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर है टी ए और जो बी सिस्टम है उसका टेम्परेचर है टी बी। अब एक और अजम्पशन यहाँ पर हम मान लेते हैं कि टी ए इज ग्रेटर देन टी बी, यानी कि ए सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बी सिस्टम के टेम्परेचर से ज़्यादा है। अब यू ए मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम ए। सिस्टम ए की काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है यू ए के बराबर, यू बी दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम बी। Na is the total number of molecules of system A इसी तरह से Nb मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम बी। अगर मैं सिस्टम ए की बात करूं तो सिस्टम का जो टोटल हीट कंटेंट है क्यू ए, सपोज मैं उसे डिनोट कर रही हूं क्यू ए से, तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज यू ए मल्टीप्लाइड बाय एन ए। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास एन ए है, तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल से, दैट विल गिव यू द टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल हीट कंटेंट। इसी तरह से टोटल हीट कंटेंट फॉर सिस्टम बी, सपोज क्यू बी से मैं उसे डिनोट कर रही हूँ, एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी? यू बी मल्टीप्लाइड बाय एन बी। और जो टोटल हीट कंटेंट है दोनों सिस्टम्स का, क्योंकि उनके बीच में किसी भी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं है, तो सिंपल ऐड हो जाएंगे दोनों, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू यू ए एन ए प्लस यू बी एन बी। ये मेरे पास दोनों सिस्टम्स का हीट कंटेंट आ गया। अब मान लीजिए दोनों सिस्टम्स को हम थर्मल कांटेक्ट में ले आते हैं, और जैसे थर्मल कांटेक्ट में ले आएंगे तो क्या होगा? एक्सचेंज, एक दूसरे के साथ हीट एनर्जी का एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसा हमने एज्यूम किया था कि टी ए क्या है? टी बी से बड़ा है। अगर टेम्परेचर, और हमें मालूम है जो टेम्परेचर है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है, यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसका उतना ज़्यादा टेम्परेचर। अगर सिस्टम ए का टेम्परेचर ज़्यादा है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम शुड बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी यू बी पर मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम बी। दैट मीन्स यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। इसलिए क्या होगा कि जो सिस्टम ए के जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो सिस्टम बी के लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, और इस कोलिजन की वजह से क्या होगा कि जो हाई एनर्जी है सिस्टम ए के मॉलिक्यूल्स की वो लूज होगी, और सिस्टम बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस जो लोस्ट एनर्जी है उसको क्या करेंगे? गेन करेंगे। इस तरह से हाई एनर्जी जो है ए सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की वो बी की तरफ जाएगी, और ये एनर्जी का ट्रांसफर तब तक रहेगा जब तक दोनों सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम ना हो जाए। जैसे दोनों सिस्टम्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई, वैसे ही एक्सचेंज क्या हो गया? ट्रांसफर क्या हो गया? बंद हो जाएगा। और जैसे ही वो स्टेज आएगी उस स्टेज को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस स्टेज के ऊपर थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो सेम हो गई, और मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होने के अलावा जो एक और प्रॉपर्टी है जो उनकी सेम होगी, दैट इज टेम्परेचर। उस प्रॉपर्टी का नाम है टेम्परेचर, यानी कि सिस्टम जो ए है उसका टेम्परेचर सिस्टम बी के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा। तो उस वक्त हम बोलेंगे कि जो दो सिस्टम्स हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम दैट डिटरमाइंस वेदर इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम
विद द अदर सिस्टम और नॉट। इन केस सिस्टम के जो दो सिस्टम्स हैं उन दोनों के सिस्टम्स के टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब दोनों सिस्टम्स आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, और अगर उनके टेम्परेचर डिफरेंट है तो इसका मतलब दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो टेम्परेचर क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी हुई जिससे हमें पता चलेगा कि दो सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अब टेम्परेचर्स को हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। बेसिकली थर्मोमीटर्स क्या है, थर्मोमीटर्स आर जस्ट स्पीडोमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे गाड़ी में लगे हुए स्पीडोमीटर से हम गाड़ी की स्पीड का पता लगाते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, वैसे ही टेम्परेचर की मेजरमेंट से हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स कितनी स्पीड से चल रहे हैं, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है। इस लॉ को डेवलप किया गया था 1931 में आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय R.H. फॉलर। इस लॉ की मदद से एक सिस्टम के टेम्परेचर को डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि ये टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को देगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ क्या कहता है। इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं, when two systems A and B are in thermal equilibrium, with a third system C सेपरेटली, यानी कि A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली, देन द टू सिस्टम्स A and B are in thermal equilibrium विद ईच अदर। तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है, तीसरा सिस्टम है। सपोज ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम सी है, ये सिस्टम बी है। अगर सी सिस्टम ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है अलग से, बी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है अलग से, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ए और बी दोनों सिस्टम्स भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर दो ये जो सिस्टम है, इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो सिस्टम ए है उसका टेम्परेचर है TA, सी सिस्टम का टेम्परेचर है TC और बी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो TB है। तो सबसे पहले मैंने कहा है कि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ TA जो है वो TC के बराबर हुआ। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ, TB जो है वो TC के बराबर हुआ। इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमें मिलेगा TA भी TB के बराबर है। अगर TA TB के बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि सिस्टम A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी A और B दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर इस तरह से तीनों सिस्टम्स आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इस तरह जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट का बेस बनाता है। तीनों सिस्टम्स के थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है इनकी एक प्रॉपर्टी कॉमन होगी और उस प्रॉपर्टी को हम टेम्परेचर कहते हैं। अगर दो सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम पर नहीं हैं तो उनके टेम्परेचर्स अलग होंगे। तो अब हम जो हमारे घर में क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हम यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर्स में क्या करते हैं हम कि हम अपनी टंग के नीचे थर्मोमीटर लगाते हैं और कुछ देर उसे कांटेक्ट में रखते हैं। उस कांटेक्ट में रहने के बाद कुछ देर बाद क्या होगा कि हमारी बॉडी और वो जो थर्मोमीटर है वो दोनों सिस्टम्स जो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे, और जब हम थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे तो वो जो टेम्परेचर शो होगा वो टेम्परेचर बेसिकली थर्मोमीटर का होगा। लेकिन चूंकि हमने ये कहा है कि हमारी बॉडी उस थर्मोमीटर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ गई है, तो उस स्टेज के ऊपर हमारी बॉडी का टेम्परेचर और थर्मोमीटर का टेम्परेचर सेम होगा।
इसका मतलब क्या है कि जब हम थर्मोमीटर का टेम्परेचर, थर्मोमीटर में जो मेजरमेंट है वो चेक कर रहे हैं, वो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी बॉडी का भी सेम टेम्परेचर होगा। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो ये मेजर कर पा रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस जो हम की जो थर्मोमीटर टेम्परेचर शो कर रहा है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा। ये कॉन्फिडेंस ये हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है, ये टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को जो इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास एक और सेकंड सिस्टम है, उस सेकंड सिस्टम में भी हम वो थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं और उसका हम टेम्परेचर नोट करते हैं। सपोज वो फर्स्ट बॉडी या फर्स्ट सिस्टम से सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट और सेकंड बॉडीज या फर्स्ट और सेकंड सिस्टम्स आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। बिना उन दो सिस्टम्स को कांटेक्ट में लाए हमें ये पता चल गया कि वो जो दो सिस्टम्स हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है यूजिंग अ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर को यूज करके बिना फिजिकल कांटेक्ट के हम ये बता सकते हैं कि ये दो सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर टेम्परेचर सेम आ गया तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर टेम्परेचर अलग आया तो इसका मतलब वे बॉडीज जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो ये जो सारी बातें जो आज हम बड़ा सिंप्लीफाई होकर ये इन चीज़ों को हम कह पा रहे हैं, बड़ा इजीली कह पा रहे हैं, वो हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझा रहा है। तो इस तरह से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सिग्निफिकेंस है, जो सुनने में वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट्स को इसी लॉ की वजह से हम इन सारे टेम्परेचर्स को मेजर कर पाते हैं। अब देखते हैं कि थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर कैसे होता है। जो हम घरों में यूजुअली यूज़ करते हैं थर्मोमीटर, सेल्सियस स्केल की बात करें या फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें, तो सेल्सियस स्केल के अंदर जो डिवीजन होता है वो होता है 0 से लेकर 100 तक का, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर वो डिवीजन होता है 0 से लेकर 180 स्केल्स का, डिवीजन्स का। तो अगर हम सिंपल बात करें मरकरी की, तो उस मरकरी थर्मोमीटर्स की, तो जो हमारे घरों में थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें जो फ्लूइड यूज करते हैं हम वो होता है मरकरी, और जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो यूज होती है मरकरी की, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होती है। थर्मल एक्सपेंशन यानी कि जैसे ही हीट की वजह से आपकी जो मरकरी है, मरकरी एक्सपैंड करेगी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और उस वॉल्यूम को, उस एक्सपेंशन को, उस इंक्रीज इन वॉल्यूम को हम चेक करेंगे हम थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी जिसे हम यूज़ करते हुए थर्मोमीटर से टेम्परेचर देखेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अब क्या करते हैं कि इन केस ऑफ दिस थर्मोमीटर, जो थर्मल एक्सपेंशन है वो सपोज x है, यानी कि जो डिस्टेंस आपका हो गया एक्सपेंशन का वो मान लीजिए x है, तो T टेम्परेचर मेजर किया हमने, और इस केस में हम ये मानते हैं, ये कहते हैं कि जो टेम्परेचर जो भी हम मेजर करेंगे वो उस थर्मल एक्सपेंशन के प्रोपोर्शनल होगा। ये है थर्मोमीटर का बेस जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, यानी कि जो भी थर्मल एक्सपेंशन आएगा मरकरी का, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर हम मेजर करेंगे वो थर्मल एक्सपेंशन से के प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम 3 सिस्टम्स लेते हैं। पहले सिस्टम की बात करते हैं, फर्स्ट सिस्टम की बात करते हैं। फर्स्ट सिस्टम के केस में मान लीजिए मेरे पास T टेम्परेचर है और जो थर्मल एक्सपेंशन आई वो x आई, तो T इज प्रोपोर्शनल टू x। सेकेंड सिस्टम की हम बात करें तो सेकेंड सिस्टम में मान लीजिए मेरे पास जो टेम्परेचर आया वो T1 आया और जो थर्मल एक्सपेंशन आई वो x1 आई। थर्ड सिस्टम की हम बात करें, थर्ड सिस्टम में जो टेम्परेचर आया वो T2 आया और जो थर्मल एक्सपेंशन आई वो x2 आई। तो अब मैं इसे इक्वेशन 1 बोल रही हूँ, इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसे इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, थर्ड इक्वेशन को भी फर्स्ट से डिवाइड कीजिए। तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करते हुए मेरे पास आएगा T1 अपॉन T इक्वल्स टू x1 अपॉन x। इधर से आएगा T2 अपॉन T इक्वल्स टू x2 अपॉन x। इसे मैं बोल रही हूँ फोर्थ इक्वेशन, इसे मैं बोल रही हूँ फिफ्थ इक्वेशन। अब क्या करते हैं, फिफ्थ इक्वेशन में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन आएगी T2 अपॉन T माइनस T1 अपॉन T इज इक्वल्स टू x2 अपॉन x माइनस x1 अपॉन x। T कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ये चीज़ आ गई। यहाँ से T की वैल्यू आएगी T2 माइनस T1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x। देखिए ये एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में क्या है
कि अगर मेरे पास ये वाली वैल्यूज सारी मालूम हो तो मैं अननोन टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का अननोन टेम्परेचर जान सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए? T2 मालूम होना चाहिए, T1 मालूम होना चाहिए, उसके T2 के कॉरस्पॉन्डिंग X2 मालूम होना चाहिए, T1 के कॉरस्पॉन्डिंग X1 मालूम होना चाहिए। और जब हम थर्मोमीटर को यूज कर रहे हैं तो मरकरी में कितना एक्सपेंशन आया वो हम पढ़ सकें, तो वो चीज मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, T1 और T2 को फिक्स कर देते हैं। T1 और T2 को फिक्स करने के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन को जान लेंगे, उन ये चीजें हमें सारी मालूम हो जाएंगी। और उसके बाद जब हम थर्मोमीटर को यूज करते हैं तो किसी भी सिस्टम के अंदर डाल रहे हैं तो उस सिस्टम के अंदर जो मरकरी का एक्सपेंशन आया उसको नोट कर लेंगे। जैसे ही हमें वो एक्सपेंशन पता चल गया, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को जान सकते हैं। तो ये तरीका है। अब कन्वेंशन के लिए क्या करते हैं, हम T1 को हम फिक्स करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे। सेल्सियस स्केल की जब हम बात करते हैं तो T1 जो है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर जरूरी है, ये वाला ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रेशर चेंज हो गया तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो T1 इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर, जिसे हम आइस पॉइंट भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस। T2 को हम फिक्स करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे। एट 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर कांस्टेंट रखना है 1 एटमॉस्फेयर, और इसकी वैल्यू होती है 100 डिग्री सेल्सियस, इसे हम स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक सिस्टम ले लिया और उस सिस्टम में पानी को रखा, जो फ्रीजिंग पॉइंट पे आइस को रखा, और आइस का जो टेम्परेचर, आइस के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम आइस को रख रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम मरकरी का एक्सपेंशन देख लेंगे और उसे नोट कर लेंगे। सपोज वो X1 है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हमने थर्मोमीटर को रखा और उस टाइम पे 100 डिग्री से जो आपके पास जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट का के कॉरस्पॉन्डिंग हम थर्मल एक्सपेंशन देख लेंगे और उसे बोलेंगे हम X2। तो ये मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग थर्मल एक्सपेंशन आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास थर्मल एक्सपेंशन आ गया। तो यहां पर सिंपल क्या होगा कि T2 मालूम है, T1 मालूम है, X2 मालूम है, X1 मालूम है, X को हम थर्मोमीटर से मेजर कर लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें T की वैल्यू पता चल जाएगी। इस तरह से हम थर्मोमीटर बनाते हैं और थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ये एक तरीका है। अब ये तो थी सारी कहानी सेल्सियस स्केल की, मैंने यहां पर हम बात की है। तो अब क्या करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, थर्मोमीटर के अंदर जहां पर X1 एक्सपेंशन है, जहां पर हमने X1 है उस पॉइंट को हम मार्क कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर। जहां पर आपकी जो थर्मल एक्सपेंशन है वो X2 है, जहां पर थर्मल एक्सपेंशन है X1 उसे हमने मार्क कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस पर। जहां थर्मल एक्सपेंशन X2 है उसे हमने मार्क कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर। और 0 से 100 के बीच में हम इसे इक्वली 100 डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास टेम्परेचर बन गया। अब हमने इसे टेम्परेचर थर्मोमीटर बन गया और इस तरह से हम किसी भी सिस्टम के अंदर इसे हम यूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए थर्मल एक्सपेंशन आ गई इतनी, तो इस थर्मल एक्सपेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। तो ये तरीका है जिससे हम टेम्परेचर को नोट करते हैं। ये है सेल्सियस स्केल की बात। अब मैं यहां पर जो टर्म यूज कर रही हूं दैट इज केल्विन स्केल, क्योंकि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। सेल्सियस स्केल तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है या कोई और आम चीज रूम टेम्परेचर मेजर करना है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स की जब हम बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर्स जो हैं वो बहुत कम लोअर जो साइड के टेम्परेचर्स हैं उनको मेजर करने के लिए भी हमें एक स्केल चाहिए, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी बहुत कुछ चल रहा होता है। तो वो मेजर करने के लिए क्या चाहिए, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को हम आइडियल स्केल भी बोलते हैं या इसे हम थर्मोडायनेमिक स्केल भी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक स्केल क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जो टेम्परेचर यूज करते हैं वो हम केल्विन स्केल पर ही यूज करते हैं। अब ये केल्विन स्केल होती क्या है, केल्विन स्केल को बताने से पहले मैंने आपको अभी बताया कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को जो प्रॉपर्टी मेजर करती है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर।
अब जैसे हम नॉर्मल हमारे जो स्केल्स हैं, स्केल की बात करते हैं, तो आपने स्केल देखा होगा, कोई भी स्केल है वो 0 सेंटीमीटर से शुरू होता है और उसके बाद आगे चलती है उसकी लेंथ जो है। ऐसा नहीं होता कि कोई स्केल 5 सेंटीमीटर से, कोई 7 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब जो हम रेफरेंस लेवल लेते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, उसे हम 0 पे स्टार्ट करते हैं। तो 0 से स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि फिर हम उसे मेजर कर पाते हैं, तो इजीली हमें एरर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम उसे इजीली मेजर कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, जो सेल्सियस स्केल शुरू हुआ वो 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू हुआ, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है। अब टेम्परेचर क्या है, दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मुझे स्केल 0 पे लेके आना है तो मुझे वो काइनेटिक एनर्जी चाहिए जहां पर जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाए, यानी कि मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो खत्म हो जाए, वो डिसअपियर हो जाए। उस टाइम का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 0। उसे मैं 0 बोलना चाहूंगी, उसे मैं रेफरेंस लेना चाहूंगी, उसे मैं स्टैंडर्ड लेना चाहूंगी, जहां से मैं अपनी स्केल को शुरू करना चाहूंगी। तो वो जो स्केल शुरू होती है वो होती है केल्विन स्केल के अंदर। यहां पर मैं वर्ड जो टर्म है दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या है, एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू 0 केल्विन। 0 केल्विन ये वो मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर है जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने थ्योराइज किया है, यानी कि थ्योरीज में इस टेम्परेचर को सबसे कम अटेनेबल, लोएस्ट जो अटेनेबल टेम्परेचर माना गया है। और ये इस टेम्परेचर की खासियत ये है कि इस टेम्परेचर पर जितना भी मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो सीज कर जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस स्टेज पर हम मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स में कोई मोशन नहीं है, और कोई मोशन नहीं है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसीलिए ये इस स्टेज के ऊपर जो टेम्परेचर है वो उसको हमने 0 मान लिया। तो ये एब्सोल्यूट जीरो की, यहां पर एब्सोल्यूट जीरो को अगर मैं सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करूं तो ये इसकी वैल्यू होती है 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो 273 सॉरी -273.15 डिग्री सेल्सियस ये वैल्यू है सेल्सियस के अंदर। तो इस टेम्परेचर के ऊपर 0 केल्विन से अगर मैं स्केल की सिंपल बात करें, हम मान लीजिए मैं ऊपर केल्विन स्केल लिख रही हूं और नीचे सेल्सियस स्केल लिख रही हूं। सेल्सियस स्केल के अंदर भी क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर जो डिवीजन है वो 100 की होती है, और केल्विन के अंदर भी 0 से लेकर 100 तक 100 डिवीजन्स के अंदर डिवाइड होता है आपका स्केल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो दोनों स्केल्स हैं, दोनों स्केल्स अगर मैं यहां से शुरू करूं तो दोनों स्केल्स का जो फर्स्ट डिवीजन होगा, सेकेंड डिवीजन होगा, थर्ड डिवीजन होगा, वो कोइंसाइड करेगा, यानी कि सेम डिस्टेंस के ऊपर उनकी डिवीजन्स होंगी। अगर मैं केल्विन स्केल को 0 केल्विन से स्टार्ट कर रही हूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर होगा वो होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। जो फर्स्ट केल्विन की बात करें, 1 केल्विन की बात करें, तो 1 केल्विन के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा -272.15 केल्विन। इस तरह से 2 केल्विन की बात करें तो यहां पर टेम्परेचर होगा -271.15 केल्विन। तो इस तरह से जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग केल्विन स्केल पर मेरा जो टेम्परेचर होगा वो 273.15 केल्विन होगा। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते, सेल्सियस के साथ डिग्री लगाएंगे। तो 273.15 केल्विन। इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पर मैं इस स्केल को शुरू कर रही हूं उससे पहले तो कितने सारे टेम्परेचर्स यहाँ पर केल्विन स्केल और मेजर कर पा रहा है, जबकि सेल्सियस स्केल अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ तो ये जो लोअर टेम्परेचर्स हैं ये सारे लोअर टेम्परेचर्स नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। नेगेटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना हमारे लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है, जबकि हमारे पास जब एक बेटर स्केल है तो हम उसे यूज़ करना चाहेंगे। जैसे मैंने हाइट की बात की है, तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर को रेफरेंस मान लूँ कि 5 सेंटीमीटर से हाइट शुरू है, तो जो 4 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है उसको हम नेगेटिव से शुरू करना पड़ेगा हमें। इसीलिए बेटर है कि हम उसे 0 से स्केल से शुरू कर दे। तो 0 स्केल हमारी केल्विन में शुरू हो रही है, इसीलिए केल्विन स्केल को हम थर्मोडायनेमिक स्केल बोलते हैं, क्योंकि लोअर टेम्परेचर्स को हम इजीली मेजर कर पाते हैं। ये शुरू वहां से हो रही है जो थर्मोडायनेमिकली सही बात कह रहा है कि 0 टेम्परेचर वहां है जहां पर कोई मोशन नहीं है। तो केल्विन स्केल 0 डिग्री जो केल्विन स्केल है वो 0 केल्विन से शुरू है, और जो जब हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो सेल्सियस स्केल जो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होती है उस पर केल्विन स्केल के अंदर जो टेम्परेचर है दैट इज 273.15 केल्विन। तो ये वाली बात हो गई। नेगेटिव नंबर्स अवॉइड हो जाते हैं केल्विन स्केल के अंदर।
और ये जो केल्विन स्केल है वो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को बेटर इंटरप्रेट कर पाता है, क्योंकि जैसे बार बार आपको बोल रही हूँ कि जो टेम्परेचर है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जहाँ पर जीरो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर हम जीरो डिवीजन ले रहे हैं, जीरो यूनिट उसकी वैल्यू को जीरो ले रहे हैं। तो ये टेम्परेचर को समझने के लिए, टेम्परेचर को बेटर इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे पास केल्विन स्केल को हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं। इस तरह से सेल्सियस और केल्विन स्केल की बात करते हैं। जब फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो जो डिवीजन होती है 0 से 100 तक की, वो 180 डिवीजन्स होती हैं। जैसे हमारा सेंटीमीटर स्केल और इंच स्केल होता है, तो सेंटीमीटर स्केल और इंच स्केल की जो डिवीजन्स हैं वो अलग अलग हैं। इसी तरह से सेल्सियस और केल्विन स्केल की जो डिवीजन्स हैं वो सेम रहेंगी और फ़ारेनहाइट स्केल की अलग हो जाती हैं। तो इस तरह से आपके ये थर्मोडायनेमिक स्केल्स बनते, टेम्परेचर्स के स्केल बनते हैं। जब हम अगर एक सिंपल ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो मान लीजिए प्रेशर और टेम्परेचर के लिए फर्स्ट फ्लूइड के लिए मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। सपोज सेकंड फ्लूइड है मेरे पास, उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। और जब हम इसे बैक साइड के ऊपर एक्सटेंड करें तो ये जहां पर मीट करता है, जिस पॉइंट पे मीट करता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं 0 केल्विन। ये वाला पॉइंट है, ये जो स्केल हम शुरू कर रहे हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से ये फर्स्ट फ्लूइड के लिए, सेकंड फ्लूइड के लिए मैंने प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ किया है। और जहां पर ये मीट करेगा इस पॉइंट पर, जहां पर हम इसे एक्सटेंड करने के बाद ये सेम पॉइंट पे मीट करेगा, दैट इज कॉल्ड 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये है एब्सोल्यूट जीरो। इस तरह से हम एब्सोल्यूट जीरो को समझते हैं। अब मैंने एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन कर दिया। मैं यहाँ पर 1 केल्विन को और डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगी, यानी कि 1 केल्विन किसके बराबर है। तो देखिए 1 केल्विन को डिफाइन करने के लिए मुझे एक टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या है? ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर पानी के, हमें मालूम है 3 फेजेस होते हैं, आइस, वाटर, वेपर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो सॉलिड फेज होता है वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पर मिलता है। लिक्विड फेज जो है वो 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। और जो गैसेस फेज है वो हमें ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मिलता है। तो जब हम पानी की बात करें तो हमारे पास, जब पानी का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं P वर्सेस T, तो हमारे पास ग्राफ जो आता है वो कुछ इस तरह से आता है। यहां पर हमारे पास सॉलिड फेज होता है, यहां पर हमारे पास लिक्विड फेज होता है, और यहां पर हमारे पास होती हैं वेपर्स। तो यहां पर ये एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पॉइंट के ऊपर पानी के तीनों फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और जो ये ट्रिपल पॉइंट होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है आपके पास, जब हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज 0.01 डिग्री सेल्सियस, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है दैट इज 611.2 पास्कल्स। यानी कि इतना लो प्रेशर 611.2 पास्कल्स के ऊपर जब अगर हम पानी को रखते हैं, ये प्रेशर मेंटेन करते हैं और ये जो टेम्परेचर मेंटेन करें, तो उस टाइम के ऊपर पानी लिक्विड, सॉलिड और गैशियस तीनों स्टेट्स में को एग्जिस्ट करेगा इकट्ठा। आपको तीनों को वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह के केस में इसे हम बोल रहे हैं ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट का लिए जो टेम्परेचर है दैट इज 0.01 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसे केल्विन में कन्वर्ट करूं तो दिस इज 273.16 केल्विन। अब ये जो टेम्परेचर है 273.16 केल्विन, ये किसका टेम्परेचर है? ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर है। अगर मैं इस ट्रिपल पॉइंट के टेम्परेचर को 273.16 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 1 केल्विन। तो मैं यहां से 1 केल्विन को ऐसे डिफाइन कर रही हूं, 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16 of the thermodynamic temperature of triple point of water
इस तरह से मैं 1 केल्विन को डिफाइन कर सकती हूँ। तो ये हो गया केल्विन के हिसाब से, सारी चीज़ों के केल्विन स्केल के हिसाब से। 0 केल्विन हमने एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन कर दिया। 1 केल्विन की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो ये 1 केल्विन की डेफिनेशन हो गई। अगेन सेल्सियस के केस में हमें नेगेटिव नंबर से डील करना पड़ता है, जबकि केल्विन स्केल जो है वो शुरू ही असली बेस से, जो जीरो बेस से शुरू होता है, जहां पर हमारा जो मोशन है वो जीरो होता है। इसीलिए हम थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन स्केल को यूज करते हैं, जहां पर लोअर टेम्परेचर्स को मेजर करना आसान है जिस स्केल के ऊपर, जबकि सेल्सियस स्केल जो है वो शुरू ही 273.15 केल्विन से होती है, यानी कि उसके नीचे वाले टेम्परेचर्स जो है हम सेल्सियस स्केल के ऊपर मेजर नहीं कर पाते। और इन दोनों स्केल्स का जो कन्वर्जन फैक्टर है वो है टी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15। ये याद करने के लिए है। थैंक यू।